बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम खंड काव्य रश्मिरथी पढ़ेंगे। खंड काव्य रश्मिरथी के रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब खंड काव्य आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, मातृभूमि के लिए। उसी पद्धति पर खंड काव्य पद्धति पर आधारित ही खंड काव्य रश्मिरथी है। रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक कर्ण के चरित्र की विशेषताओं पर आधारित है। जैसे पिछले वर्ष आपने नाटक सूतपुत्र पढ़ा, तो जैसा कथानक उसका था, लगभग उसी की समानता को लिए हुए रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक है। यह कथानक 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें कर्ण की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। आज की प्रथम कक्षा में हम रश्मिरथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न आता है कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का शौर्य प्रदर्शन का प्रदर्शन कीजिए। खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का कथानक या सारांश लिखिए। बच्चों, रश्मिरथी का प्रश्न 5 अंकों का आपकी परीक्षा में आता है। 5 अंकों में 2 प्रश्न आते हैं। एक तो नायक या अन्य प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण, और दूसरा प्रश्न अथवा करके आता है रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक, जिसमें 7 सर्ग लिखने होते हैं, अथवा रश्मिरथी के किसी एक सर्ग का सारांश, कथानक या कथा वस्तु। तो आज हम इसका प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी खंड काव्य का सारांश लिखने से पहले उसका परिचय लिखा जाता है। परिचय में लिखेंगे कि रश्मिरथी खंड काव्य का प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इस सर्ग में कवि ने कौरवों और पांडव राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन, अर्जुन की धनुर्विद्या का उल्लेख किया है। इसके साथ ही कर्ण की धनुर्विद्या के प्रदर्शन का और दुर्योधन द्वारा अंग देश के राजा बनाने की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। सर्ग का सारांश निम्नलिखित है। अब बच्चों, सारांश, कथानक या कथा वस्तु तीनों शब्द एक ही हैं। तीनों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आपको बच्चों यही लिखना है कि सूतपुत्र का यानी रश्मिरथी खंड काव्य का सारांश या कथानक निम्नलिखित है। अब कथानक में, एक कथानक विभिन्न विभागों में विभाजित है, जिसमें पहला है आपका कौरव और पांडव राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन। कौरव और पांडव राजकुमारों की युद्ध कला या शस्त्र विद्याओं का जो योग्यता थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब हस्तिनापुर के बाहर एक विशाल पंडाल या रंगशाला में कौरव और पांडव राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन होना है। सभी लोग इस आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, सहभागी बनने के लिए उपस्थित हैं। एक और राज परिवार के लोग भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, माता कुंती, माता गांधारी, कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य आदि सब बैठे थे। तो दूसरी ओर सामान्य परिवार के लोग यानी सामान्य प्रजा के लोग बैठे हुए थे। अब गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरव और पांडव राजकुमार अपने अपने प्रिय और कुशलता से युक्त शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। सभी लोग राजकुमारों के इन शस्त्र प्रदर्शनों के शस्त्र संचालन को देखकर आनंदित होने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन सबके हृदय में गुरु द्रोणाचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य अर्जुन की धनुर्विद्या को देखने की विशेष लालसा या इच्छा थी। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अंत में अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाते हैं। अर्जुन की धनुर्विद्या अत्यंत अद्भुत कुशलताओं से भरी हुई थी, जिसे देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं और अर्जुन की प्रशंसा तथा जय जयकार करते हैं। यह देखकर चारों ओर अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन के हृदय में अहंकार जागृत हो जाता है, जिसे देखकर कर्ण, जो सामान्य लोगों में ही बैठा हुआ था, वह सह नहीं पाता और तुरंत उस पंडाल के मध्य आकर अर्जुन के समक्ष ही अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाता है। कर्ण की धनुर्विद्या का प्रदर्शन अर्जुन से अत्यंत अद्भुत था, अत्यंत कुशलता से, अभ्यास से भरा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग कर्ण की
प्रशंसा करने लगते हैं और कर्ण अपनी प्रशंसा सुनने के बाद भी किसी प्रकार विचलित नहीं होता। वह अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। गुरु द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य कर्ण के इस ललकार को सुनकर चिंतित हो जाते हैं। अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की रक्षा करते हुए कर्ण से उसका परिचय, उसकी जाति, उसका गोत्र, उसका क्षत्रिय होना पूछते हैं, जिसे सुनकर कर्ण एक बार लज्जित और मौन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी संपूर्ण स्वाभिमान के साथ उन्हें उत्तर देते हैं, पूछो मेरी जाति, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित लटार से और कवच कुंडल से, और कवच कुंडल से। लेकिन कर्ण की इन बातों को सुनकर, कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों को देखकर भी गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य कर्ण को किसी प्रकार भी इस प्रतियोगिता का, इस प्रतिद्वंदिता का उत्तराधिकारी नहीं मानते, इसके योग्य नहीं मानते और वे कर्ण को द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं देते। यह देखकर उन्हीं राजकुमारों में बैठे हुए दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र घोषित कर देते हैं, क्योंकि दुर्योधन समझते हैं यह ही वह वीर योद्धा है जिसके माध्यम से मैं अर्जुन आदि पांडवों को पराजित कर सकता हूँ। मैं पांडवों से ईर्ष्या द्वेष करते हुए इन्हें समाप्त कर सकता हूँ। इसलिए दुर्योधन बिना समय गंवाए कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और से अंगराज कहकर संबोधित करता है। लेकिन इस परोपकार को, इस उपहार को देखते हुए कर्ण भी अवाक रह जाते हैं। उनके मुख से वाणी नहीं निकलती। वे इस अज्ञात अपरिचित मित्र के इस उपहार को ग्रहण करना नहीं चाहते, इसीलिए वे मौन रहते हैं। लेकिन दुर्योधन बार बार आग्रह करते हुए कर्ण को अंगदेश को समर्पित कर देता है और अपना मुकुट कर्ण के सिर पर रख देता है। इसके बाद भी अंगदेश का राजा अंगराज बनने के बाद भी कर्ण को द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं मिलती। अंत में दुर्योधन और कर्ण वहां से क्रोधित होकर उस सभा को छोड़कर दोनों का प्रस्थान होता है। दोनों चले जाते हैं और सर्ग यहीं पर समाप्त हो जाता है। बच्चों, आज मैंने आपको रश्मि रति खंड काव्य का प्रथम सर्ग समझाया। इस सर्ग का कथानक यदि आप एक दो बार सुनेंगे तो आपकी समझ में यह कथानक बड़ी रोचकता से आ जाएगा। अगर आप इसमें दो चार काव्य पंक्तियां रश्मि रति के उदाहरण के रूप में लिखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रश्न पर परीक्षक पूरे 5 में से 5 अंक ही आपको प्रदान करेगा। बच्चों, इस प्रकार से आज आपका प्रथम सर्ग पूरा हुआ। अगली कक्षा में हम रश्मि रति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे।